Dear students, today I will discuss with you one of the most important tool of calculus, that is known as integration. So student, this integration is exactly the inverse of what we have studied is differentiation. जो बच्चों हमने differentiation के बारे में पढ़ा था, that is derivative के बारे में अपनी पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, तो उसका एग्जैक्टली जो इनवर्स होता है दैट इज इंटीग्रेशन. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप करूंगा अबाउट डिफरेंशिएशन. तो बच्चों डिफरेंशिएशन में जब हमने डेरिवेटिव निकाला था तो उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने जब डेरिवेटिव को निकाला था तो व्हाट वी डिड, तो बच्चों उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. तो बच्चों जब हमने इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को स्मॉलर एंड स्मॉलर इंटरवल्स में डिवाइड किया था, तो वी गेट द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. और बच्चों इसी को हमने डेरिवेटिव बोला था, जहां इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोला था. तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस वन, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव. तो बच्चों बेसिकली अगर आप देखो तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में हम टोटल चीज को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको इतने स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं कि दैट योर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड यू गेट योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. सो बेसिकली देन व्हाट वी कैन से, तो बच्चों बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इन डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, इन डिफरेंशिएशन और जब हम इसमें डेरिवेटिव निकालते हैं, व्हाट वी डू, we break the whole into parts. अब बच्चों जैसे मैंने आपको बोला है कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है, दिस इज एग्जैक्टली द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इंटीग्रेशन में अभी हम क्या करेंगे, इन दिस इंटीग्रेशन व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड द पार्ट्स to get whole. So please remember this thing in mind to get better understanding of this concept of integration and differentiation. So student, to understand what is integration, you should know how to calculate area under the curve. अब जो सपोज करो मेरे पास ये कर्व है, I have this curve y equal to fx. Suppose this is my curve and this curve is y is equal to fx. And now suppose I want to calculate area under this curve. Area under this curve, that is this area I want to calculate. The shaded area. ये जो shaded area है इसको मैं calculate करना चाहता हूँ. And what is this shaded area? ये जो shaded area है, it is bounded by the lines, straight lines x equal to a. This line is x equal to a. Suppose this line is x equal to b and this x axis and the curve y equal to fx. So ये जो बच्चों आपका जो शेडेड एरिया है ये किस किस के बीच में है, this is between curve y equal to fx, x axis and the straight line x equal to a and the straight line x equal to b. तो बच्चों आपको ये इसको फिगर को देख के मालूम लग रहा होगा कि आपके पास ऐसा कोई भी फार्मूला ज्योमेट्री में नहीं है जो आपको इस कर्व के अंदर एरिया निकाल के दे. क्योंकि बच्चों जो आपके पास ज्योमेट्री में फार्मूले हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन्स, वो उन पॉलीगन्स के लिए हैं जिनकी साइड स्ट्रेट लाइन होती हैं. अब बच्चों ये जो हमारा फिगर है इसमें आपकी तीन तो स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज ए कर्व. सो in mathematics or in geometry there is no formula that will give you the area under the curve. तो बच्चों फिर अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले को, सॉरी इस एरिया अंडर द कर्व को हम कैसे निकालें. तो बच्चों the one way to calculate this area under the curve is to divide this area into known curves of known shape and then add the area of all that known shapes and we will get the area under this curve. तो बच्चों मेरे बोलने का मतलब है कि सपोज करो अब मैं आपको इसको देखिए, सपोज दिस इज माय कर्व, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज माय कर्व
and this is the area that I want to calculate. X is equal to A, X is equal to B, this curve is Y is equal to Fx, this is your x-axis, this is x-axis, this whole is x-axis. Now one way is to break this area into known figures. Suppose I break this into rectangles. Suppose I break this area under this curve into 4 rectangles of equal width. Suppose this is my first rectangle, this is my second rectangle, this is my third rectangle. Now I can calculate the area of these rectangles, and when I add the area of all these rectangles, I will approximately, although this area will be larger than area under this curve, क्योंकि बच्चों इसमें ये वाला एरिया भी ऐड हो रहा है, ये जो एरिया है जो कर्व के आउटसाइड है, ये एरिया भी रेक्टेंगल्स में काउंट हो रहा है, इसलिए जो मैं अभी इसमें एरिया निकालूंगा इन 4 रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करके, सो माय एरिया विल बी larger than the area under this curve. So how to get the more exact area? अब suppose कीजिए, just now suppose I divide this area under the curve into more rectangles. Suppose I divide, this is my curve, same curve, this is x equal to A, this is x equal to B. Now suppose I divide it into 8 rectangles. So what will I get? I will get, this is my first rectangle, this is my second rectangle, this is my third rectangle, this is my fourth rectangle, this is my fifth rectangle, this is my sixth rectangle, this is my seventh rectangle, and this is my eighth rectangle. Suppose now I divide this area under this curve into 8 rectangles of equal width. Now you will see that in this case, although I will not get the exact area under this curve, but बच्चों जो इस केस में जो एरिया आएगा, that will be much closer to the exact area under this curve. क्योंकि बच्चों अभी आप देखोगे कि जो आपका ये वाला आउटसाइड एरिया था, इस केस में कम हो गया है. इट मीन्स जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बच्चों रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करता जा रहा हूं, आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स प्रिसाइजली द एरिया अंडर दिस कर्व. इट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बच्चों n इक्वल टू इंफिनिटी कर दूं, तो आई विल प्रिसाइजली गेट द एरिया अंडर दिस कर्व. सो बच्चों दिस इज द मेन आइडिया, मेन बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन. बच्चों देखो मैंने शुरू में बोला था, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पार्ट्स को ऐड करते हैं और वी गेट द होल. एंड सेम थिंग आई एम डूइंग हियर. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग स्मॉल एंड स्मॉल पार्ट्स and I am getting the whole area under this curve. So this is the basic approach of integration. Now let me explain it to you by considering a specific example. अब बच्चों मैं इसकी आपको एक specific example दूंगा, that will clear you more about this concept of integration. So suppose I take the curve y equal to x square. Now this is my curve for y equal to x square. This curve is y equal to x square. Now suppose I want to calculate area under this curve from 0 to 1. I want to calculate area bounded by this curve from 0 to 1. Now suppose this area I want to calculate. This is x equal to 1. Suppose this is x equal to 1 and this is the area that I want to calculate. Area under this curve. This area I want to calculate. तो बच्चों अब इस एरिया को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? So again I will follow the same approach. I will divide the area under this curve into rectangles and then increase the number of rectangles. और बच्चों मैं आपको शो करूंगा ये कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इन्फिनिटी कर दूंगा, तो I will precisely get this area under this curve. So please remember this graph in your mind. तो अब मेरे पास फंक्शन है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो सपोज हियर आई टेक नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड हियर आई से आई टेक एरिया अंडर द कर्व. नाउ दिस इज माय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ सेम मेथोडोलॉजी. First of all, suppose I divide this curve into 4 rectangles. Just me draw the curve again.
This is my curve. This is y equal to x square. This is x equal to 1. Suppose I want to calculate area bounded by the curve between x equal to 0 and x equal to 1. So this is actually at this point x equal to 0 and this point x equal to 1. Suppose this area I want to calculate. Now suppose I divide this curve into 4 rectangles of equal width. So then each width will be 1/4 because this total is 1. So I have to divide 1 into 4 equal parts. So this will be 1/4 and this will be half. This will be 3/4 and this will be 1. So now what will be y? Because I have a function. If my x is equal to 1/4, what will be y? Y will be 1/16 because y equal to x square. So 1/4 square is 1/16. It means this point is, this is my first one rectangle. This is my one rectangle. This is my second rectangle. This is my third rectangle. This is my fourth rectangle. Now I have to add the area of all these rectangles. So what will I get? Now what will be this point? This point will be 1/4 and 1/16. Okay, this is y. Here my y axis, my y coordinate is 1/16 because y equal to x square, and if this is 1/4, this will be 1/4 square. This 16, and what will be this point? This will be 1/2, 1/4 because this is 1/2 square. Y will be 1/2 square. This will be 1/4. This is 3/4, and 3/4 is 9/16, and this is 1, 1. Now, if my number of rectangles is 4, now you can calculate the area of these rectangles, and you will find that if my number of rectangles is 4, this area is approximately equal to 0.468. If this number of rectangles is 4, because now you can calculate the area of this rectangle. Now then the area of this rectangle, then area of that rectangle and that rectangle, you can calculate. Now suppose I increase the number of rectangles to 10. Now when my number of rectangles is 10, by using the same analogy, you will see that my area will get it more and more accurate, and it will decrease. Clearly you can see that for 4 rectangles the area will be more because the outside area is also calculated. So this will be 0.385. Now suppose I take number of rectangles 1000. This will be my 33383. Now suppose I take number of rectangles infinity, then it will be 1/3. This 0.333 it will go on. So I think you are getting the point what I want to say. बच्चों इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब कर्व के एरिया का कोई फार्मूला है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने इसको नॉन एरियाज में डिवाइड किया, नॉन कर्व्स में डिवाइड किया जिनका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे इस केस में मैंने इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया. पहले मैंने 4 रेक्टेंगल में डिवाइड किया, उनका मैंने एरिया निकाला क्योंकि मेरे को x में मेरे को पता था कि ये 1 है तो 1/4, ये हाफ हो जाएगा. बीच में तो 1/4 ही रहेगा, ये भी 1/4 रहेगा. गैप इज 1/4, बट दिस कोऑर्डिनेट इज 1/2 on x axis. So by using, you can practice it by yourself, you will get this value. So it means when my number of triangle will approach infinity, then my this delta x, then my this value delta x, this delta x, this it will approach 0. It means the width will approach 0. क्योंकि बच्चों जब मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो देन the width of each rectangle will approach 0, and जो बच्चों मेरा जो outside वाला एरिया है it will not come and I will get the precise area. This is one way to find the area under the curve. अब बच्चों इसको हम summation की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. In summation form we can write it as area under this curve. Suppose I denote the area by a, then I can write this area as limit n tends to infinity, means number of rectangles tends to infinity, summation I is equal to 1 to n fxi delta x. And what is here your what is fxi? Your here fxi is length of each rectangle, and what is delta x? Delta x is same for all the rectangles, that is width of each rectangle. And what is fxi? It is length of each rectangle, because I have a function y equal to fx. So this will be my function y equal to fx, and this is equal to x square. So I can write it in this way.
तो बच्चों ऐसे आप दिस इज द, बट बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये तो पेपर में ठीक लगता है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को हम ऐड कैसे करेंगे. सो हियर स्टूडेंट कम द मॉडर्न कैलकुलस, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल. बच्चों ये कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल जो था, दिस वाज formulated by Newton, a great physicist Newton and Leibniz. These two great mathematicians and physicists, Newton and Leibniz, इन्होंने बच्चों फिर आगे इंटीग्रल का कंसेप्ट दिया और बच्चों उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया. ये मैं आपको बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. एंड यू विल आल्सो फाइंड इन नेक्स्ट लेक्चर दैट दीज टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, although both are totally different approaches, but they are related with each other. So students, that I will teach you in a next lecture, my next lecture, that there I will again tell you that how this modern calculus unify this differentiation and integration, and it has make the work lot easier for us. So please till then you watch my this video. Thank you.